नमस्कार प्यारे साथियों, मैं संदीप कुमार आप सभी के बीच उपस्थित आप सभी का स्नेह दिल हार्दिक अभिनंदन करता हूं ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। आशा है कि दोस्तों आप सभी अपने अपने स्थान पर अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और आप सभी की जो तैयारी है वो बेहतरीन चल रही होगी दोस्तों। और आज एक नई क्लास और एक नए टॉपिक के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास है इसके अंदर हम एमएस ऑफिस जो अपना चल रहा था, उस एमएस ऑफिस के मुख्य घटक जो हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर इससे पीछे वाली जो क्लास थी उसमें हमने एमएस वर्ड फिनिश कर लिया था, जिसके अंदर हमने एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कार्य पढ़े हैं, एक वर्ड से रिलेटेड कार्य हमने किए हैं या जो भी विकल्प दिए गए थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। आज हम एमएस ऑफिस का अगला जो एक घटक है एमएस एक्सेल, उसके बारे में परिचर्चा करने वाले हैं दोस्तों। एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो एमएस एक्सेल है इसके अंदर दोस्तों कैलकुलेशन से रिलेटेड कार्य होते हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड कार्य होते हैं। तो अब कैलकुलेशन से रिलेटेड कार्य क्या होते हैं? कैलकुलेशन से रिलेटेड कार्य होने का मतलब यह है दोस्तों कि एमएस एक्सेल जो है वो एमएस ऑफिस का एक बहुत ही पावरफुल मुख्य घटक है, जिसका प्रयोग सभी कार्यालयों में या मैं ये कहूं कि कंप्यूटर का कोई सा भी कोर्स करने के बाद एमएस एक्सेल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जितने भी जो कार्य होते हैं रिपोर्ट बनाने के एमएस एक्सेल के अंदर ही किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एमएस ऑफिस के घटकों की हम बात कर रहे थे। तो एमएस ऑफिस के जो घटक दिए गए थे हमें, जिसके अंदर निम्न प्रकार के कुछ घटक दिए गए हैं, जैसे हमें यहाँ पे दर्शाया गया है एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है। तो अभी मैं बात करूं सिलेबस की, इसके अलावा और भी दे रखे हैं यहाँ पे, आउटलुक है, नोट वन नोट है, पब्लिशर है, एक्सेस है। लेकिन मैं बात करूं सिलेबस की, तो देखिए दोस्तों, जितने भी अभी मैं जैसे राजस्थान पुलिस को लेके बात करें, पटवार को लेके बात करें, या फिर चतुर्थ श्रेणी की जो भी भर्ती आई हुई है जिनमें कंप्यूटर जोड़ा गया है उनको लेके बात करें, तो सिलेबस के अंदर एमएस ऑफिस के जो मुख्य घटक हैं उनमें से हमें 3 ही तत्व दिए गए हैं: एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। अर्थात इन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन 3 टॉपिक से आएंगे, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से। इनमें भी दोस्तों सर्वाधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एमएस वर्ड और एक्सेल से पूछे जाते हैं। प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन आता है, बहुत ही कम आता है। तो इसमें हमने एमएस वर्ड पढ़ लिया है और आज हम इसका अगला जो घटक है एमएस एक्सेल, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं एमएस एक्सेल की। पीछे जैसे एमएस वर्ड की क्लासें आप लोगों को समझ में आई हैं विद प्रैक्टिकल, वैसे ही आज हम एमएस एक्सेल को पढ़ने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन शुरुआत करते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, एमएस एक्सेल है वो एक पावरफुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। एमएस एक्सेल एक पावरफुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा ही इसको तैयार किया गया है, उसके द्वारा ही इसको बनाया गया। जब एमएस ऑफिस को इसने बनाया तो उसका घटक है, तो ये बात आएगी, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे हम बात करें दोस्तों, जो एमएस एक्सेल है इसका प्रयोग सभी प्रकार के विभाग में, सभी प्रकार के कार्यालयों में, या फिर मैं ये कहूं सभी प्रकार के औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर कार्यालयों में डेटा की गणना करके और उसको सुरक्षित करने के लिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से हम मैथमेटिकल्स, लॉजिकल्स, स्टैटिकल्स, फाइनेंशियल जैसी गणनाओं का कार्य कर सकते हैं। तो आगे हम इसमें लिख सकते हैं एमएस एक्सेल में या एमएस एक्सेल के माध्यम से हम गणनात्मक कार्य हल कर सकते हैं। जैसे
लॉजिकल कैलकुलेशन, फाइनेंशियल कैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशन, ऐसे कार्य इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। आगे इसके लिए हम कह सकते हैं डेटा की रिपोर्ट बनाकर उसे सेव किया जा सकता है या सेव किया जाता है। अब आगे देखिए दोस्तों, एमएस एक्सेल जो दिया गया है इसे इलेक्ट्रॉनिक सीट या स्प्रेडशीट या वर्कशीट, एमएस एक्सेल एक ही बात है। बहुत बार प्रश्न पत्र के अंदर एमएस एक्सेल शब्द एक जनरली शब्द है, इसके स्थान पे कई बार इलेक्ट्रॉनिक सीट, स्प्रेडशीट, वर्कशीट ऐसे शब्द प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये सारे एमएस एक्सेल के ही नाम हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं एमएस एक्सेल को वर्कशीट, स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक सीट के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जो एमएस एक्सेल है इसके अंदर जो कैलकुलेशन से संबंधित काम होते हैं, तो अब पीछे कुछ चीजें हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ी हैं जो यहाँ भी रिपीट होंगी। जैसे अभी हमने पीछे एमएस वर्ड के अंदर उस प्रोग्राम का फाइल नेम, उस प्रोग्राम में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम, उसका रन कोड, ऐसे कुछ विकल्प हमने पढ़े थे। तो यहाँ वो एमएस एक्सेल के भी आने वाले हैं। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है बहुत बार कि एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल का नेम क्या होता है, उसका रन कोड क्या होता है, उसमें बनाई गई फाइल के एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं। तो वो एमएस वर्ड के जो थे वो अलग थे, यहाँ एमएस एक्सेल में वो क्या होंगे, चेंज होंगे। ऐसे ही वो प्रेजेंटेशन में जब आएंगे तो वो भी चेंज होते हुए चले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये प्रत्येक प्रोग्राम के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और यहाँ से सर्वाधिक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल बुक 1 के नाम से जानी जाती है दोस्तों। किसके नाम से जानी जाती है, बुक या बुक 1 के नाम से, बुक या बुक 1 के नाम से जानी जाती है। बुक या बुक 1 के नाम से कैसे जानी जाती है, तो ये भी ध्यान रहे दोस्तों, संस्करण 2003 और 3 से पहले, संस्करण 2003 और 3 से पहले जितने भी संस्करण बने हैं उनमें ये बुक के नाम से जानी गई है। और संस्करण 2007 और 7 के बाद जितने भी संस्करण बने हैं उनमें ये बुक 1 के नाम से जानी जाती है। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे प्रश्न दे देता है, क्वेश्चन आ जाए कि एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल किस नाम से जानी जाती है, तो विकल्प में या तो हमें बुक दिया गया होगा या बुक 1 दिया गया होगा, या फिर संस्करण का नाम देके पूछ ले तो उस स्थिति में फिर हमें संस्करण के अकॉर्डिंग चयन करना है। तो ये अगला ध्यान रहे दोस्तों, एमएस एक्सेल के अंदर, एमएस एक्सेल या स्प्रेडशीट, एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम संस्करण 2003 व
2007, 10, 13, 15, 16, 19, 2021, 2024, सबसे नवीनतम संस्करण 2024 है के अनुसार क्रम से, के अनुसार क्रम से .xls, ये ध्यान रखना है, .xls क्रम से का मतलब ये हो गया कि 2003 में .xls, 3 और 3 से पहले वाले में, वह इसके बाद जितने भी संस्करण बने हैं इस वे के बाद, तो उनके अंदर .xlsx के नाम से जानी जाती है, या इसमें बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम .xls या .xlsx होता है। वेरी मोस्ट, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इसका फाइल नेम हो गया है। इसके आगे हम बात करें तो एक हमने पीछे पढ़ा था रन कोड। क्या पढ़ा था? रन कोड। अब रन कोड क्या होता है? तो रन कोड के लिए आपको बताया गया था कि जो किसी प्रोग्राम को चलाने का एक कोड होता है, या पार्टिकुलर किसी काम को करने के लिए कोई कोड तय कर दिया जाए, तो ऐसे ही एमएस ऑफिस के अंदर जो प्रोग्राम दिए गए हैं उनको चलाने के लिए एक कोड दिया गया है, और वो कोड रन कोड कहलाता है, क्योंकि कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम का चलना क्या कहलाता है? रन कहलाता है। तो एमएस एक्सेल का जो रन कोड है, हम यहाँ कह सकते हैं एमएस एक्सेल का रन कोड एक्सेल ही होता है दोस्तों। एमएस एक्सेल का रन कोड क्या होता है? एक्सेल होता है। एक्सेल होता है। ये विशेषताएं, ये चीजें हमें एमएस एक्सेल की क्या करनी है? ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करें एमएस एक्सेल का जो इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है, पेज ओपन होता है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एमएस एक्सेल के अंदर जो पेज खुलता है उसे हम यहाँ पे सीट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सीट के नाम से। क्योंकि जब एमएस वर्ड में कोई पेज खुल रहा था तो वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट पेज के नाम से जाना जा रहा था, लेकिन एमएस एक्सेल में खुलने वाला पेज जो होता है वो सीट के नाम से पहचाना जाता है। तो ऐसी भी कुछ बातें इसमें हमें याद रखनी है, जैसे अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये लीजिए दोस्तों, चलो एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल में खुलने वाला पेज सीट कहलाता है। क्या कहलाता है? सीट। ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि एमएस एक्सेल के अंदर जो पेज खुलेगा हम उसे पेज नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? सीट कहेंगे। सीट कहलाती है। और ये जो सीट होती है वो रो एवं कॉलम से मिलकर बनी होती है ना। सीट, रो जिसे हम पंक्ति कहते हैं, वह कॉलम जिसे हम स्तंभ कहते हैं, से मिलकर बनी होती है। से मिलकर बनी होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल को स्टार्ट करना है। एमएस एक्सेल को क्या करना है? स्टार्ट करना है। और जैसे ही हम एमएस एक्सेल को स्टार्ट करेंगे तो एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए अपने को मेथड पता होना चाहिए, तरीके पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार प्रोसेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी प्रोग्राम को रन करवाने का या कोई भी प्रतिक्रिया जो हम कर रहे हैं उसको एडजस्ट करने का रन प्रक्रिया जो होता है वो बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए निम्न तरीके प्रयोग किए जा सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आगे, एमएस एक्सेल स्टार्ट करना। अब इसमें सबसे पहले हम देखो दोस्तों, एक ही काम को करने के n नंबर सिस्टम्स होते हैं
तो हम यहाँ पे MS एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप ये यूज कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू के बाद हम यहाँ चयन करेंगे ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम के बाद हम यहाँ चयन करते हैं MS ऑफिस का, क्योंकि ये सब MS ऑफिस के घटक हैं। और MS ऑफिस के बाद हम यहाँ चयन करेंगे MS एक्सेल का। ठीक है, ऐसे नहीं करवाना चाहते हम इसको रन, तो हम यहाँ विंडो की के साथ R, ये आपको बताया गया था कि विंडो की के साथ R क्या काम आता है, रन का शॉर्टकट कमांड होता है। तो यहाँ पे हम विंडो की के साथ R प्रेस करते हैं। जैसे हम यहाँ R प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक रन बॉक्स आता है दोस्तों। क्या आता है? रन बॉक्स आता है। इस रन बॉक्स के अंदर उस प्रोग्राम का कोड डाला जाता है जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो MS एक्सेल का जो रन कोड होता है वो एक्सेल ही होता है दोस्तों। क्या होता है? एक्सेल ही होता है। तो ये इसका क्या हो गया? रन कोड हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक प्रतिक्रिया करने पर, इन दोनों में से कोई भी एक प्रतिक्रिया करने पर, चाहे तो हम ये प्रतिक्रिया करें चाहे ये प्रतिक्रिया करें, तो हमारे सामने MS एक्सेल का इंटरफेस ओपन होगा। MS एक्सेल का इंटरफेस किस प्रकार का होता है, अर्थात जो सीट बनी हुई होती है वो हमारे सामने क्या होगी? प्रदर्शित होगी। तो अभी इसका हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं दोस्तों कि MS एक्सेल के अंदर रन विंडो के माध्यम से उसका रन कोड कैसे काम करता है। तो ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं। अब यहां हमारे सामने आपके पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे हम, और ये हमारा MS एक्सेल है। यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है। ये MS एक्सेल है जो आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल MS वर्ड से विपरीत है। कैसे? क्योंकि वहां पे ब्लैंक पेज आ रहा था, जबकि यहाँ पे सीट ऑलरेडी बनी हुई है। अब इसको हम रन विंडो के माध्यम से एक्सेस करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ विंडो की के साथ R, विंडो की के साथ R। जैसे ये हमारा कीबोर्ड है और इसके ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे विंडो की के साथ मैंने यहाँ पे R प्रेस किया है। तो यहाँ देखेंगे रन बॉक्स आ गया आपके पास। इस रन बॉक्स के अंदर अब मेरे को यहाँ पे एक इसका रन कोड टाइप करना है, और इसका रन कोड होता है एक्सेल, EXCEL। और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने MS एक्सेल क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। डबल बार टाइप हो गया इसलिए नहीं दिखा रहा वहां पे, दोबारा से एक बार टाइप करेंगे EXCEL। और देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने ये रन कोड प्रेस करा और हमारे सामने MS एक्सेल क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से रन विंडो के माध्यम से इसको एक्सेस किया जा सकता है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ, चलते हैं क्लास में। सबसे पहले हम स्लाइड पे यहाँ बात कर लेते हैं MS एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद, वो दोनों प्रतिक्रिया करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। तो ये हमारा MS एक्सेल का इंटरफेस है दोस्तों, जिसके अंदर आपको जैसे MS वर्ड के अंदर कमांड दिखाई गई थी, वैसे ही इसके अंदर भी छोटी छोटी मेन्यू बार और कमांड आपको नजर आ रही होंगी। अब यहाँ सीट वगैरह की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, ये MS एक्सेल के अंदर सीट खुला हुआ है, और इसके अंदर जैसे हम बात करें वो आपको MS वर्ड के अंदर जो टैब्स बार, जो भी होम टैब है, मेन्यू बार है, टाइटल बार है ना, ये सब आपको बताए गए थे। तो वैसे ही अब इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आप यहाँ देख पाएंगे कि इसके अंदर बनाई गई जो फाइल है, यहाँ लिखा आ रहा है बुक 1, है ना, बुक 1 या बुक के नाम से जानी जाती है। तो अब जो बार वगैरह इसमें दी गई हैं आगे आपको इस चित्र में दर्शाई गई हैं। तो यहां आप देख पाएंगे दोस्तों, ये सारी बार MS वर्ड के अंदर हमने पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी चलो यहां हम देख लेते हैं इनको।
एक बार सरसरी तौर से, ताकि दोबारा हमें याद हो जाए। ऊपर ऊपर सबसे पहले जो पट्टी दिखाई दे रही है टाइटल बार, यहाँ आपको नजर आ रहा है, जो एमएस वर्ड में भी पढ़ा था। तो टाइटल बार क्या काम करता है, वर्तमान समय में खुले हुए एक्टिव प्रोग्राम फाइल फोल्डर का नाम प्रदर्शित करता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारे सामने एमएस एक्सेल खुला हुआ है, यहाँ बुक 1 लिखा हुआ है, तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ ओपन है, तो ये टाइटल बार उसका नाम प्रदर्शित करती है। उसके बाद इधर आप लोगों को ये रिबन नजर आ रहा है। तो रिबन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जो रिबन होता है, बहुत सारी कमांड्स मेन्यू के साथ जो ये पट्टी बनी होती है, ये रिबन कहलाती है। ये क्या कहलाती है, रिबन कहलाती है। तो ये रिबन नजर आ रहा है। उसके बाद आपको इस पे यहाँ पे कंट्रोल बटन पढ़ाए गए थे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। ऐसे ही इधर ऑफिस बटन दिया गया है। तो इस ऑफिस बटन का मतलब, या ये ऑफिस बटन फाइल मेन्यू आप लोगों को वहां पढ़ाया गया था। तो ये फाइल मेन्यू और ऑफिस बटन एक ही बात होती है। आगे यहाँ पे हमें नेम बॉक्स वगैरह दिए गए हैं, जो अभी आगे टेबल के साथ हम पढ़ेंगे। कंटेंट जो भी एमएस एक्सेल के जो भी टेबल है, उसके जो मुख्य तत्व आएंगे, उनमें अपने पास वहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। ये नया आया है। अभी हमने वहाँ पे स्टेटस बार, रूलर बार ये पढ़े थे। तो एमएस एक्सेल में एक नया बार प्रदर्शित हुआ है, और वो है फॉर्मूला बार। कौन सा बार आया है, फॉर्मूला बार आया है। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा फॉर्मूला बार। इस बार को भी आगे जस्ट जो क्लास अपनी चल रही है, इसके अंदर हम हल करेंगे या पढ़ेंगे आगे। इसके बाद आपको यहाँ पे रो की हेडिंग दिखाई गई है, क्योंकि ये रो हमारे पास वहाँ पे नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, जबकि एमएस वर्ड के अंदर तो ब्लैंक पेज आ रहा था। ऐसे ही इधर हमारे ये कॉलम बने हुए हैं, जिनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ स्टेटस बार दिया गया है। तो स्टेटस जो बार था, उस स्टेटस बार के बारे में भी आपको बताया गया था कि स्टेटस बार जो होती है, वो एक्टिव पेज की संपूर्ण सामग्री को या जानकारी को रिप्रेजेंट करती है, जैसे पेज नंबर, लैंग्वेज, वर्ड, लाइन, ये सब दर्शा रही होती है। इधर फिर आपको जूम स्लाइडर दिया गया है। तो जूम की कंडीशन एमएस वर्ड में आपको पढ़ाई गई थी। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार आपको बताया गया था। वर्टिकल जो बार होता है, पेज को ऊपर नीचे करके, और हॉरिजॉन्टल बार है, पेज को दाएं बाएं करके डेटा देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपको दिया गया है वर्क बुक विंडो। तो यहाँ हम एक यूजर जो होता है, वो उसका क्या होता है, वर्किंग भाग होता है। क्या होता है, वर्किंग भाग होता है। तो इस प्रकार का ये इंटरफेस दिया गया है। इसमें हम दोस्तों जो नई चीज हमारे सामने आई होगी, वो बदलते हुए उनको पढ़ते हुए चलेंगे। चलो अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले एमएस एक्सेल विंडो के मुख्य तत्वों के बारे में बात करेंगे। एमएस एक्सेल विंडो के अंदर मुख्य तत्व कौन कौन से दिए गए हैं, अर्थात दोस्तों इस सीट के ऊपर कौन कौन से तत्व हमें दिए गए हैं। ये सीट किनसे मिलकर बनी हुई है, वो सारे किसके तत्व आएंगे, एमएस एक्सेल विंडो के तत्व होंगे। तो कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, एक होता है वर्कबुक। क्या होता है, वर्कबुक। अर्थात ये वर्कबुक क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे ही इसके बाद जो टेबल हमारी बनी हुई है, या एक्सेल सीट जो बनी हुई है, रो और कॉलम से मिलकर बनी हुई है, तो ये सब इसके क्या हैं, तत्व हैं। रो जिसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति। ऐसे ही हमारे पास में क्या दिए गए हैं, कॉलम जिसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ। ऐसे ही इसके अंदर हमारे पास क्या दिए गए हैं, सेल। उसके बाद इसमें हमें क्या दी गई है, सीट, है ना। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जैसे ही फिर इसमें हमें दिया गया है फॉर्मूला बार, सेल एड्रेस, ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं। और इन सब कंपोनेंट्स को वन बाय वन, एक के बाद एक हम पढ़ेंगे। वर्कबुक है, रो है, कॉलम है, सेल है, सीट है, फॉर्मूला बार है, सेल एड्रेस है। इनको लेके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं गत परीक्षाओं में, और कैसे कैसे प्रश्न इन पे बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमएस एक्सेल विंडो के बारे में। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वर्कबुक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, ये आपको एक वर्कबुक नजर आ रहा होगा। वर्कबुक क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, एमएस एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट रूप से 3 सीट प्रदर्शित होती हैं। कितनी सीट प्रदर्शित होती हैं, 3 सीट प्रदर्शित होती हैं। यहाँ आप देख पाएंगे डायग्राम में कि
कि MS एक्सेल को जब रन करवाया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, तो ऑलरेडी यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 के नाम से 3 सीट आ रही हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है बहुत बार कि MS एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट आती हैं? 3 सीट आती हैं दोस्तों। और एक सीट पे हमने काम किया, फिर दूसरी सीट पे हमने काम किया और तीसरी सीट पे हमने काम किया। एक सीट पे काम करने के बाद फिर जब मैं कहूं कि 2 सीट पे, 3 सीट पे, या कुल मिला के बात यह है कि 2 या 2 से अधिक सीट का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? वर्कबुक कहलाता है। जो आप यहाँ देख पाएंगे वर्कबुक को लेके बात कर रहे हैं। 2 या 2 से अधिक सीट का समूह क्या कहलाता है? वर्कबुक कहलाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वर्कबुक के बारे में कुछ बिंदु नोट कर लेते हैं। 2 या 2 से अधिक सीट का संग्रह या समूह संग्रह वर्कबुक होती है। प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक सीट के समूह से बनी फाइल क्या कहलाती है, या 2 या 2 से अधिक सीट का संग्रह क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वर्कबुक कहलाता है। ठीक है। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट प्रदर्शित होती हैं? ये भी हमें ध्यान रखना है। MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 सीट प्रदर्शित होती हैं दोस्तों। कितनी सीट प्रदर्शित होती हैं? 3 सीट प्रदर्शित होती हैं। लेटेस्ट अभी जो संस्करण आए हुए हैं 2021, 19, 21, 24, इनके अंदर दोस्तों 1 सीट आती है। कितनी आती है? 1 सीट आती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो पेज खुलता है या फिर जो भी फाइल खुलती है उसे हम सीट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सीट। जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो दोस्तों ध्यान रहे MS एक्सेल के अंदर जब ये सीट 1, सीट 2, सीट 3 आती हैं तो ये नाम है सीट के। तो इस एक सीट के ऊपर हमने काम किया और काम करने के बाद जब उसको सेव करते हैं तो ये नाम हम बदल सकते हैं। तो एक्सेल वर्कशीट के ऊपर या एक सीट को अधिकतम 31 कैरेक्टर्स 31 अक्षर का नाम दिया जा सकता है एक सीट को। तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं एक सीट को अधिकतम 31 कैरेक्टर्स 31 अक्षर का नाम दिया जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब मान लो कि हमारे पास 3 सीट थी और तीनों सीट पे हमने काम कर लिया, अब हमें नई सीट लानी हो तो ध्यान रहे दोस्तों न्यू सीट के लिए, इसके लिए न्यू सीट के लिए एक शॉर्टकट कमांड प्रयोग किया जाता है और वो है शिफ्ट के साथ F11। शिफ्ट के साथ F11। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक नई वर्कशीट जोड़ने के लिए, एक नई सीट के लिए जो शॉर्टकट कमांड प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? शिफ्ट के साथ F11। ये भी पूछा जा सकता है कि एक सीट को मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स का नाम दिया जा सकता है? 31 कैरेक्टर्स का नाम दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारी वर्कबुक थी। वर्कबुक के बारे में लाइनें हमें याद रखनी है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके जो कंपोनेंट दिए गए उनके बारे में। सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉलम दिखाया गया है, कॉलम स्तंभ। एक बार मैं आपको इससे पहले उसका प्रैक्टिकल करवा देता हूँ दोस्तों कि ये हमारे पास यहाँ डायग्राम आप देख रहे हैं, इनकी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो यहाँ नाम परिवर्तित कर सकते हैं और वो मैक्सिमम 31 अक्षर का नाम दिया जा सकता है। ये मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल में ले जाके दिखा देता हूँ दोस्तों कि कितनी सीट आती हैं, कितनी नहीं आती हैं। संस्करण 2007
के बाद या 19 जो आया है 19, 21, 24 इनके अंदर एक सीट पाई जाती है, बाकी 7 तक संस्करण में ऑलरेडी 3 सीट आती थी। चलो देखते हैं, चेक कर लेते हैं आपके पास। यहाँ MS एक्सेल पे हम जाएंगे और ये देखिए दोस्तों, MS एक्सेल को हमने क्या करवा लिया है, रन करवा लिया है और आपके सामने MS एक्सेल रन हो गया है। तो अब ये संस्करण 2024 है। ये कौन सा संस्करण है? 2024 लेटेस्ट जो अभी बना संस्करण है उसकी हम बात कर रहे हैं। 2024 का जो संस्करण आया है, सबसे नवीनतम वर्जन वो यही है 2024। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे एक ही सीट आ रही है, जबकि अभी मैंने पीछे जो डायग्राम दिखाया था उसके अंदर आपके पास यहाँ कितनी सीट आ रही थी? 3 सीटें आ रही थी। अब नई सीट लानी हो तो नई सीट के लिए मैंने आपको अभी एक शॉर्टकट कमांड बताया था, शिफ्ट के साथ F11। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास ये एक सीट है जिसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट या कोई भी टेक्स्ट लिखा गया है हमारा। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करता हूँ तो देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे नई सीट प्रदर्शित हो जाएगी। यहां से जाएंगे और माउस, अब देखना दोस्तों कि ये लीजिए, कि हमारे पास यहाँ नई सीट प्रदर्शित हो रही है। यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हैं तो हमारे पास सीट 2 आ जाएगा, सीट 3 आ जाएगा। तो ऐसे हम सीट प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बनाई गई जो फाइल है, यहाँ आप देख पाएंगे, आपको नजर आ रहा होगा, बुक 1 के नाम से जानी जाती है। चलो वापस क्लास में चलते हैं। अब हम पहुंच गए थे यहाँ कॉलम पे। वर्कशीट के बारे में पढ़ने के बाद हम कॉलम पे आ गए हैं। ये कॉलम क्या होते हैं? इनको स्तंभ कहा जाता है दोस्तों। और कॉलम से कैसे कैसे प्रश्न बने हुए आ सकते हैं उनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, एक एक्सेल वर्कशीट के ऊपर जो कॉलम होते हैं वो इस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित होते हैं, जो आपको नजर आ रहे होंगे, A से D E इस प्रकार से। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक एक्सेल वर्कशीट पर, या हम लिख सकते हैं MS एक्सेल की एक वर्कशीट पर कॉलम की संख्या संस्करण 2003 व 3 से पहले, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 2003 और 3 से पहले जो होती थी वो 256 होती थी दोस्तों। वर्कशीट के ऊपर कॉलम की संख्या कितनी होती थी? 256 होती थी। लेकिन संस्करण 2007 से लेके और अब संस्करण 2024 तक एक एक्सेल शीट के ऊपर जो कॉलम की संख्या है वो होती है दोस्तों 16,384। कितनी होती है? 16,384। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब जो कॉलम है ये अंग्रेजी वर्णमाला पे चलते हैं दोस्तों, ऐसे A B C D E और ये Z तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? Z तक। तो ध्यान रखना दोस्तों, Z तक जाएंगे तो Z तक तो केवल और केवल कितने हुए? 26 ही हुए। अब 27 नंबर का कॉलम आएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, Z तक जाने के बाद आप यहां देख पा रहे होंगे जो 27 नंबर का जो कॉलम आता है वो इस प्रकार से आएगा, A B A C A D और इस प्रकार से ये चलेंगे। तो संस्करण 2003 में तो ये चलेंगे कहां तक? 256 है तो ये A से और IV तक चलेंगे दोस्तों। इसमें A से IV तक जाने के ऊपर 256 कॉलम क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन इधर संस्करण 2007 से लेके 2024 तक की हम बात करें तो इनमें कॉलम की संख्या 16,384 है। तो इसमें कॉलम जो चलेंगे वो चलेंगे A से XFD तक, A से XFD तक जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, जिसको अभी मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। यहां जाते हैं हम एक्सेल वर्कशीट के ऊपर और आप देखेंगे एक्सेल वर्कशीट हमारे सामने खुली हुई है और यहां आपको इस प्रकार से ये कॉलम नजर आ रहे होंगे अंग्रेजी वर्णमाला पे जो आधारित हैं।
अब अंतिम जो कॉलम है उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो आप देख पाएंगे दोस्तों, अंतिम जो कॉलम आपका आया है वो आएगा XFD, ठीक है, XFD आएगा। और ए से प्रारंभ होगा, यहाँ ST आ रहा है, इसके बाद Z आएगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखिए दोस्तों, ये आ गया। अब आपको यहाँ XFD नजर आ रहा होगा, तो ये संस्करण 2024 डला हुआ है कॉर्नर पे। तो इस प्रकार से ये चल रहे होते हैं कॉलम। अभी वापस हम जाते हैं फर्स्ट कॉलम के ऊपर, तो ऐसे चलेगा, ये सेल एड्रेस में काम आएंगे, इसलिए ध्यान रखना इनको। आगे वापस जाते हैं क्लास में हम। कॉलम के लिए और क्या क्या क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ध्यान रहे दोस्तों, जो कॉलम होता है इसकी बाय डिफॉल्ट जो चौड़ाई होती है, इस प्रकार से ये जो चौड़ाई दी गई है, विड्थ दी गई है कॉलम की, इसको लेके भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कॉलम की बाय डिफॉल्ट चौड़ाई, बाय डिफॉल्ट विड्थ जो होती है वो होती है दोस्तों 8.43 कैरेक्टर्स, 8.43 कैरेक्टर्स। और जो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम जो होती है वो होती है 255 कैरेक्टर्स। यहां पे प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार। बाय डिफॉल्ट 8.43 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम कितनी होती है 255 कैरेक्टर्स। इसका मतलब यह है दोस्तों कि एक कॉलम के अंदर हम मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं या उसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा इसकी लेंथ नहीं, चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। तो ये भी प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये कॉलम है। अब कॉलम के लिए 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन गया कि एक्सेल शीट पे कॉलम की संख्या कितनी होती है, संस्करण का नाम देके पूछ सकता है या इसकी चौड़ाई पूछी जा सकती है। और जो ए से XFD, ए से IV, ये इसके क्या हो गए, कॉलम के लेबल हो गए हैं। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न दे दिया जाता है एग्जाम में बहुत बार कि कॉलम का सही उचित लेबल कौन सा है। तो जैसे कॉलम का सही लेबल हमारे पास क्या ए से शुरू होते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर आधारित होते हैं। तो ये क्या होता है, कॉलम का लेबल होता है। चलो आगे हम बात करें। रो, पंक्ति दी गई है हमें। अब जो पंक्ति होती है ये रो होती हैं दोस्तों। एक्सेल वर्कशीट के ऊपर संख्यात्मक आधारित होती हैं, ऊपर से नीचे की ओर आपको दर्शाया गया है। ये क्या है, पंक्ति हैं, रो कहा जाता है इनको, क्योंकि जो सीट बनी होती है रो कॉलम से मिलकर बनी होती है। तो ऐसे ही रो के लिए भी क्वेश्चन बने हुए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं रो सीट पर ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओर संख्या पर आधारित होती हैं, संख्या पर आधारित होती हैं। एक सीट के ऊपर, एक सीट पर रो की संख्या, रो की संख्या संस्करण 2003 के अनुसार, 3 के अनुसार 65,536 होती है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। 65,536 होती है। बाकी संस्करण 2007 से लेके, संस्करण 2007 से लेके संस्करण 2024 तक, लेटेस्ट जो हम पढ़ रहे हैं तक, इनकी संख्या, इनकी संख्या
10,48,576 होती है पर सीट के ऊपर। कितनी होती है? 10,48,576 होती है दोस्तों। और ध्यान रहे, कई जगह गाइड में ऐसा लिखा हुआ है कि रो की जो संख्या है वो 10,48,575 है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्सेल वर्कशीट के ऊपर जो रो की संख्या है वो 10,48,576 है, जिसको अभी हम देख पाएंगे। तो ये रो है। रो को लेके आगे बढ़ेंगे, पहले हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं दोस्तों। चलते हैं हम। ये हमारे पास संख्यात्मक ऊपर से नीचे की ओर दिखाई गई हैं, रो नजर आ रही होंगी आपको। अभी फर्स्ट रो हमारे पास यहाँ पे 1 दिया गया है, और अंतिम रो की हम बात करें तो आप देख पाएंगे दोस्तों कि ये अंतिम रो आपको नजर आ रही होगी। अंतिम रो आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे लास्ट 10,48,576 लास्ट में यहाँ जो रो दी गई है वो कौन सी है? 10,48,576 दी गई है। ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए 10,48,576 यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वापस हम चलते हैं क्लास में। रो को लेके और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ जो रो है उसकी क्या होती है? हाइट होती है। रो की क्या होती है? हाइट। कॉलम की क्या होती है? चौड़ाई। तो रो की जो हाइट है, ये ऊंचाई, इसको लेके भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार। तो रो की हाइट को लेके प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बाय डिफॉल्ट जो हाइट होती है वो कितनी होती है। तो हम यहां लिख सकते हैं रो की बाय डिफॉल्ट हाइट जो होती है वो होती है दोस्तों 15 पॉइंट। अब पॉइंट क्यों आया है? तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब हम रो के अंदर कोई भी अल्फाबेट लिखते हैं तो यहां इस प्रकार से टेक्स्ट लिखा जाता है, और फॉन्ट, ये क्या है? फॉन्ट है। और फॉन्ट को मापने की इकाई क्या होती है? पॉइंट होती है। जब इस फॉन्ट का साइज बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, रो की जो हाइट है वो क्या होगी? स्वतः ही बढ़ेगी। तो किसके अकॉर्डिंग बढ़ी? वो फॉन्ट के अकॉर्डिंग बढ़ी है। इसलिए यहाँ ये दिया गया है कि रो की बाय डिफॉल्ट जो हाइट होती है वो कितनी होती है? 15 पॉइंट होती है। और जो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम जो होती है वो 409 पॉइंट होती है। 409 पॉइंट होती है। इस प्रकार से भी ये प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये हमारे रो और कॉलम थे दोस्तों। रो और कॉलम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पर, रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन पर। सेल। अब एक सेल विकल्प आया हमारे पास, तो सेल क्या होता है? तो ध्यान रहे दोस्तों, रो और कॉलम के कटाव पर सर्वाधिक पूछा गया प्रश्न है ये। रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन पर, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पर बनी जगह क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। हमारे पास ये कॉलम है, बी कॉलम दिया गया है, बी लेवल का कॉलम आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ से ये कॉलम है और इधर हमें ये 2 नंबर की एक रो नजर आ रही होगी दोस्तों। अब बी कॉलम और इस रो ने यहां आपस में क्या किया है? प्रतिच्छेदन किया है। प्रतिच्छेदन यहां क्रॉस किया है। तो इसके क्रॉस करने पर जो जगह बनी है, ये वाली जगह, ये क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पर बनी जगह क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। यहाँ पे यही प्रश्न पूछ सकता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रो एवं कॉलम के कटाव प्रतिच्छेदन रो कॉलम के कटाव प्रतिच्छेदन पर बनी जगह सेल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो सेल से यही प्रश्न पूछा जा सकता है, यही आता है। इसके अलावा अब सेल को लेके अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा एक्टिव सेल कौन सा होता है, डीएक्टिव सेल कौन सा होता है,
या किसी सेल के ऊपर ब्लू कलर की डार्क रेखा किसको दर्शाती है, वो एक्टिव सेल को दर्शाती है। ये आगे हम प्रश्न के साथ पढ़ते हुए चले जाएंगे। अगला कंपोनेंट देखते हैं। अगला दिया गया है सेल एड्रेस। सेल एड्रेस को लेके सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है सेल की बजाय, बाकी सेल एड्रेस बहुत ज्यादा पूछता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, एक जो सेल एड्रेस होता है वो कॉलम के लेबल और रो के लेबल से मिलकर बना होता है। तो यहां से जो प्रश्न है ना वो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कई बार कि उचित सेल एड्रेस का चयन कीजिए। 4 सेल एड्रेस दे देता है हमें और उनमें से पूछ लेता है कि वैध सेल एड्रेस कौन सा है, उचित सही सेल एड्रेस कौन सा है, ये पूछ लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहां कॉलम को लेना है। किसको लेना है? कॉलम को। हमें यहाँ कॉलम दिया गया है एक सेल एड्रेस में, और उसके बाद रो को लेना है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे चयन किया A1, तो पहले क्या आया हमारा यहाँ पे कॉलम, और फिर हमारा यहाँ पे क्या आया रो। इन दोनों ने मिलकर एक सेल तैयार किया जो ये है। तो इस सेल का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा? A1 होगा। क्या होगा? A1। तो अब यहां जो प्रश्न इस तरीके से दे दिया जाता है, 4 सेल एड्रेस बना दे और फिर पूछ ले कि उचित सेल एड्रेस कौन सा है, वैध सेल एड्रेस कौन सा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा सेल एड्रेस में, किसमें? सेल एड्रेस में हमेशा पहले क्या आता है? कॉलम, फिर क्या आता है? रो। अब आपको इस तरीके से बना के दे सकता है, जैसे 4 एड्रेस बना दे वो A,1 1A ना, इस प्रकार से मानो उसने 4 सेल एड्रेस तैयार कर दी। और अब पूछ ले वैध सेल एड्रेस कौन सा है। तो ध्यान रहे दोस्तों, किसी भी सेल एड्रेस के अंदर कोई भी सिंबल नहीं आता है, कोमा वगैरह पॉइंट वगैरह कुछ नहीं आएगा। पहले केवल कॉलम आएगा और फिर उसके साथ क्या आ जाएगी? रो आ जाएगी। तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे ही जैसे यहाँ पे 1A आ गया तो इसमें पहले क्या आया है? रो आया है, फिर कॉलम आया, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें सिंबल आया, ये भी नहीं हो सकता। तो उचित सेल एड्रेस कौन सा होगा? A1 होगा। अब एक्सेल सीट के ऊपर सेल एड्रेस की बात करें तो संस्करण 2003 के अनुसार, संस्करण 2003 के अनुसार जो सेल एड्रेस चलेंगे वो चलेंगे दोस्तों A1 से IV। लास्ट सेल एड्रेस कौन सा है? 65,536। ठीक है, क्योंकि लास्ट रो यही आएगी हमारे पास। संस्करण 2007 से लेके 2024 तक हम बात करें तो यहां सेल एड्रेस होगा A1 से XFD 10,48,576। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से ये सेल एड्रेस होता है। तो सेल एड्रेस से इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। ये हमारा सेल एड्रेस पूरा हो गया। आगे बात करें तो हमारे पास दोस्तों फॉर्मूला बार दिया गया है। अब हम यहाँ फॉर्मूला बार की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला बार, इन सब का एक एक बार हम प्रैक्टिकल करते हुए चलेंगे। फॉर्मूला जो बार होती है MS एक्सेल के अंदर नई बार प्रदर्शित हुई है दोस्तों। हमारे पास कौन सी बार? ये नई बार आई हुई है। MS एक्सेल में फॉर्मूला जो दर्शाते हैं वो इसके अंदर प्रदर्शित होते हैं। फॉर्मूला बार जो होती है वो काम क्या करती है, यहां से विशेषतः प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम इसके लिए यहां लिख सकते हैं कि एक्टिव सेल की रेंज व उसमें लिखे गए डेटा, लिखे गए कंटेंट को दर्शाती है, कैसे दोस्तों? यहां एक उदाहरण बनाया गया है। देखिए दोस्तों, यहां सेल के ऊपर आप देख रहे होंगे, यहां ये कॉलम है और यहां ये रो है। तो कॉलम क्या हो गया? CO3। कॉलम का एड्रेस क्या हो गया? C3 सेल एड्रेस। और इस सेल एड्रेस में आपको एक नाम नजर आ रहा होगा जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यहां नाम लिखा हुआ है उम्मेद सर, ना, रीजनिंग के बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं।
उनका नाम दिया गया है भाई, विशेष आग्रह करने के ऊपर ना। तो अब यहाँ इस सेल एड्रेस के अंदर आप देखेंगे एक कंटेंट लिखा हुआ है, और जस्ट इसके ऊपर यहां एक पट्टी नजर आ रही है आपको। ये पट्टी फॉर्मूला बार है। क्या है? फॉर्मूला बार। कॉलम के लेबल के जस्ट ऊपर आती है। इस पट्टी के अंदर ये दो भागों में बटी हुई है। इधर वाला ये भाग नेम बॉक्स कहलाता है, नेम बॉक्स कहलाता है, जो कॉलम के एड्रेस को दर्शाता है। और इधर वाला जो भाग है ये कंटेंट बॉक्स, कंटेंट बॉक्स फॉर्मूला बार कहलाती है, जो उस सेल में लिखे गए कंटेंट को क्या करती है? दर्शाती है। तो यही लाइन मैंने आपको नोट करवाई है यहाँ पे। अब आधे से इधर वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? नेम बॉक्स, जो सेल एड्रेस को, और ये क्या कहलाता है? कंटेंट बॉक्स, जो कंटेंट को प्रदर्शित करता है। तो फॉर्मूला बार को लेके संगणक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी बार है जो सेल के एड्रेस को या सेल के कंटेंट को दर्शाती है। ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। और कई बार ऐसे भी प्रश्न दे देता है कि कंटेंट के नाम, कंटेंट को या फिर अकेले सेल एड्रेस को। तो उस स्थिति में फिर हमें दोनों भाग याद रखने हैं। जैसे मान लो बार पूछ ले, फॉर्मूला बार हो जाएगी। अगर केवल यही पूछ ले कि सेल एड्रेस और कंटेंट को कौन दर्शाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बार हो जाएगा। और अकेला ये पूछ ले कि सेल की रेंज को या सेल एड्रेस को कौन दर्शाता है, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा? नेम बॉक्स हो जाएगा। और अगर ये पूछ ले सेल कंटेंट को, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूज करता है, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा? कंटेंट बॉक्स फॉर्मूला बार, कंटेंट बॉक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। और एक्टिव सेल की एड्रेस और कंटेंट को दर्शाती है। चलो देखते हैं एक्सेल के ऊपर। अभी हम यहाँ एमएस एक्सेल के ऊपर गए, और अभी हमारे पास यहाँ अब देखेंगे। अभी यहाँ मैंने कोई, इसको जूम कर लेते हैं, नजर आ रहा होगा दोस्तों आपको। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी एक डेटा टाइप किया है, और एक डेटा हम यहाँ टाइप कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अभी मैं इस सेल पे क्लिक करता हूं यहां, तो ये एक्टिव सेल है। क्या है? एक्टिव सेल। जिस सेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे वो हमारी एक्टिव सेल कहलाती है। अब मैंने यहाँ एक्टिव सेल पे क्लिक कर रखा है, तो आपको यहाँ देखिए B1 में है, तो ये नेम बॉक्स वाला भाग आपको यहाँ पे B1 प्रदर्शित कर रहा है। क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे B1 दर्शा रहा है। यहाँ देख पाएंगे आप, आपके पास यहाँ क्या आ रहा है? B1 आ रहा है। और इसके अंदर कौन सा कंटेंट लिखा गया है, कौन सा डेटा लिखा गया है, वो आपको दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार पे नजर आ रहा होगा। चलो अभी सेल एड्रेस को हम चेंज करके देखते हैं। अब मैंने इस सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लिया, तो देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैं इस सेल एड्रेस पे क्लिक करूंगा, तो अब ये परिवर्तन हो गया। यहाँ आप देख पाएंगे इस सेल का जो एड्रेस था वो बदल गया है, C3 हो गया है अब यहाँ पे, पहले जो अलग था। और कंटेंट इसके अंदर जो लिखा गया है वो भी परिवर्तित हो गया है। तो ये काम करती है फॉर्मूला बार। चलो आगे देखते हैं। इस प्रकार से ये एमएस एक्सेल के मुख्य कंपोनेंट थे जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी सब आपको बता दिए गए दोस्तों। अब एक बार हम एमएस एक्सेल के जो भी रन कोड वगैरह थे, सेल एड्रेस आपको बता दिया गया है, वर्कबुक आपको बता दी गई है, पंक्ति, रो, सेल, सीट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एक बार एमएस एक्सेल पे जाके उसके एक्सटेंशन नेम वगैरह हम देख सकते हैं। तो एक्सटेंशन नेम वगैरह देखने के लिए अब हम फाइल को यहाँ पे क्या करते हैं? सेव करते हैं। तो आपको यहाँ पे दर्शाया गया था दोस्तों बाय डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट आती हैं? 3 सीट आती हैं, वो बता दिए गए हैं। अब इस फाइल को हम क्या कर लेते हैं? सेव करते हैं। तो अभी आपको पता चलेगा दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे सेव का ऑप्शन लेके आ रहा हूँ, तो आपको यहाँ अब नजर आ रहा होगा दोस्तों, एक बार, ठीक है। अब ये डेटा मैंने यहाँ पे लिखा और मैं इसको क्या कर रहा हूँ? सेव कर रहा हूँ। जैसे मैं सेव का ऑप्शन दबाऊंगा, तो अब आप यहाँ देख पाएंगे कि आपके पास यहाँ
.xls नजर आ रहा होगा, दिख रहा है .xls नजर आ रहा होगा। तो मैं ये बात बता चुका हूं कि संस्करण 2024 तक, कहां से लेके 2007 से लेके 2024 तक जब भी हम सेव करते हैं तो एक्सटेंशन नेम क्या आता है, .xls आता है। अगर ये संस्करण 2003 और 3 से पहले का होता तो यहाँ पे .xls लिखा आता, अब क्या आ रहा है .xlsx आता है। तो ऐसे प्रश्न अपने को ध्यान रखने हैं। फाइल किस नाम से जानी जाती है, बुक 1 के नाम से जानी जाती है। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा बुक 1 दिया गया है, और अगर आप टाइटल बार पे भी देखेंगे तो यहाँ भी आपको बुक 1 प्रदर्शित हो रहा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा आज MS एक्सेल था, जिसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। 1 बाय 1 जो जो प्रश्न बन सकते थे, जो जो इनमें, वो आपको बता दिए गए हैं। तो इस प्रकार से MS एक्सेल का हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन, जिसको हम पढ़ चुके हैं दोस्तों आज। अब आप यहाँ अपनी क्लास में देख पाएंगे कि आज इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे जो भी डायग्राम वगैरह सब हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट ऐसी ही क्लास आपको दी जाएगी, आपको विशेष चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, मिलते हैं आगे नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।